नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगी क्लासेज में। दोस्तों, हमने 10th क्लास के जो मॉडल पेपर फर्स्ट था उसके कुछ क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, यानी 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जिसमें जो टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन थे और सेकंड वाले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन थे। वो टोटल मिला के हमने वो क्वेश्चन कर लिए थे। देखो दोस्तों, इस मॉडल पेपर का मेन मकसद ही यही है कि आप अच्छे से अच्छे अंक गेन कर सको, यानी अच्छे से अच्छे अंक ला सको। मेरा मानना तो ये है कि आप अगर इस मॉडल पेपर को तरीके से देख के जाओगे, पूरा कंप्लीट 3 पार्ट में होगा ये, तो आप 100 में से 100 अंक भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, उस थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी प्रश्न संख्या तो 3 है हमारी, बट उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या कहा गया है कि 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखो। देखो दोस्तों, पहले तो ये देखते हैं हम कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जब भी हम कोई छोटी संख्या दी हुई है, हमें कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लो हमारे पास 60 है कोई संख्या, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करें हमारा, देखो अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब क्या होता है। देखो, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या से हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, वो वापस 60 आ जाएगा। फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही 60 आएगा, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये 30 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया हमने, 15 आ गया। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा तो इसमें 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 5। फिर देखो 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, तो 5 का भाग जा रहा है तो 1 कर दिया हमने। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको ही हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसको ही हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब देखो, हम क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है कि इसको घातांक के रूप में लिखो। किसी भी अभाज्य गुणनखंड को अगर घातांक के रूप में लिखेंगे तो यहाँ 2 कितना है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 कितना है, 1 बार, तो 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब हम देखो, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 1 होती है, यानी घात 1 होती है, तो उस संख्या को उसकी पावर नहीं लगाते हैं। इसलिए हम यहां करेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, अर्थात इस संख्या यानी 60 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो घातांक के रूप में लिखने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखो। तो देखो 1260, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, तो ये 2 से भाग दिया तो कितना है, 630। फिर 2 से भाग दिया तो कितना है, 315। ठीक है, फिर इसमें देखो 2 का भाग तो जा नहीं रहा, तो इसमें 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, भाग टूट की शुभ, और 3 पंजे 15। फिर 5 से भाग दे दिया हमने। ठीक है, फिर देखो इसमें 3 का फिर भाग जा रहा है, तो 3 तिया 9, 1 बच गया, 5 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 15 से भाग दे दिया। फिर देखो 3 का नहीं जा रहा है इसमें, फिर 5 का देंगे, तो 5 का देंगे, तो देखो 5 एकम 5, 5 नाम 45। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, 5 का दे दिया अपन ने। ठीक है, नहीं, देखो 5 एकम 5, यहां से देखो हमने 105, और फिर इसमें 105 में 3 का दिया तो अपने पास कितना आया, 105 में 3 का दिया तो 35 आया। नहीं, हाँ देखो 100 यहां भाग दिया अपन ने तो 35 आया। फिर इसमें 5 का भाग दी, 5 का भाग दिया तो 7 आया, और 7 का भाग दिया तो 1 आया। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे पास देखो पहले 1260 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 630 आता है। फिर अगर 2 का भाग देते हैं 315 आता है। फिर 3 का भाग देते हैं 105 आता है। फिर 3 का भाग देंगे 35 आएगा। फिर 5 का भाग देंगे 7 आएगा, और 7 में 7 का भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसको देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ इसका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो, अब पहले अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या होती है, जैसे 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा, अगर 3 3 बार है
तीन भी 2 बार है तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और गुणा 7 की पावर 1। अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर 1 हो तो उस संख्या को वैसे ही लिख देते हैं, ऐसे कैसे लिख देते हैं, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या चेंज करके वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप तरीके से कर सको। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, यदि बहुपद का दे रखा है। देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, यदि बहुपद क्या है हमारे पास 2x² प्लस x प्लस के। देखो बहुपद में क्या होता है, ये पद होता है अचर पद। ठीक है, ये होता है x का गुणांक और ये पद हो गया x² का। ठीक है, देखो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो अचर पद आ गया, तीन चीजें आ गई, एक x का गुणांक आ गया और एक x² का गुणांक। अब हमें पूछा क्या है कि यदि बहुपद हमें ये दिया हुआ है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्यांक 3 है तो k का मान ज्ञात करो। देखो शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक बराबर 3 दिया हुआ है हमें। अगर शून्यांक हमें 3 दिया हुआ है यानी वो x का मान दे रहा है हमें, अगर यहां हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा। तो देखो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर 0। ये देखो बहुपद हमेशा बराबर में 0 के होता है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 2 गुणा 3 दिया 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, यानी ये क्या हो गया 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब अगर मान लो इसको हम इधर ले जाएंगे तो 18 और 3 कितना हो गया 21 प्लस k बराबर 0। अगर पक्षांतरण करेंगे तो 21 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो k बराबर माइनस का 21, यानी अगर हम यहाँ k रख दे, k का मान रख दे और इसको सोल्व करने बैठे तो ये बराबर में आएगा 0 के। इसके शून्यांकों का अगर x की जगह हम 3 रख दे और k की जगह ये रख दे माइनस के 21 तो ये बराबर आएगा 0 के। ठीक है दोस्तों, यही हमारा बहुपद होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नो पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है। देखो नो तो पेंसिल है और 8 पेन है, इनका मूल्य दे रखा है 54 रुपए। ठीक है, इनका मूल्य दे रखा है 54 रुपए। इसको बीजगणितीय रूप में लिखो। देखो इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, बीजगणितीय समीकरण का रूप का मतलब क्या होता है, इसको x और y की फॉर्म में लिखो। यानी x और y की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए है। जब हम किसी चीज की क्वांटिटी को अगर उसके मूल्य से गुणा कर देते हैं तो टोटल पैसा आ जाता है। जैसे मान लो अपन कोई चीज 5 रुपए में लाए, अगर मान लो एक पेन का मूल्य 5 रुपए है और हम 5 पेन खरीद कर ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 पेन खरीद रहे हैं और एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो टोटल कितने में आएगा 25 में। उसी प्रकार मैंने यहां माना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 9 पेंसिल का कितना होगा, 9 पेंसिल का मूल्य 9 गुणा x यानी 9x हो गया। फिर मैंने माना एक पेन का मूल्य बराबर 8 y रुपए है, कितना है y रुपए। तो 8 पेन का मूल्य कितना हो गया, 8 पेन का मूल्य हो गया 8y। और अगर हम इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो गया 9x प्लस 8y बराबर 54। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था और ये हमने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं। देखो
हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम क्या है हमारा, देखो ये डायग्राम है हमारा। ये है ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये पी। अब देखो दोस्तों, हमें इस डायग्राम का मतलब क्या समझ में आता है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भुजा ये होगी ना, उतनी ही भुजा ये होगी। जितनी भुजा डी ए डी होगी, उतनी ही ए ई होगी, और जितनी डी बी होगी, उतनी ही ई सी होगी। तो यानी हमारे पास प्रॉपर्टी है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखो ए ई और ई सी, ए ई और ई सी, यानी ये भुजा तो 3 दे रखी है, और ये भुजा दे रखी है 2। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है कि ए डी 2.7 है। अब देखो हमारे पास प्रत्येक भुजा का मान है, भुजा का मान रख देंगे, और बी डी का मान हमसे पूछा है कि बी डी बराबर क्या होगा। तो देखो हम इसको रखेंगे, ए डी का मान 2.7 बटे, माना बी डी बराबर कितना, एक्स मान लिया अपन, बराबर ए ई कितना रख दिया, 3 बटे 2। ठीक है, दोनों का मान रख दिया अपन, ए ई और ई सी का। देखो इसको इधर गुणा करेंगे, इसको अगर काटेंगे तो 9 × 27 यानी 0.9, तो और यहाँ इसको गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 1.8। तो हमारे पास जो बी डी का मान आएगा वो कितना आएगा, 1.8 सेंटीमीटर। आंसर है हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ओके दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि P बिंदु है 3 और 4 से x अक्ष की दूरी। देखो P बिंदु है 3 और 4 से x अक्ष की दूरी, x अक्ष से दूरी। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम जानते हैं ये तो x की वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है y की। तो जब x अक्ष से दूरी पूछेगा, P बिंदु की अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा, तो देखो जब हम मान लो ये अपन बनाते हैं तो इसमें 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। ये -1, -2, -3, -4 हो गया, ये यहाँ तक। ये -1, -2, -3, -4, और यहाँ हम 0 मानते हैं, यहाँ 1, 2, 3 और ये 4। तो देखो अब इससे हमें क्या मिला कि देखो x अक्ष पर तो 3 ये रहा, और y अक्ष पर 4 यानी ये रहा। तो ये x अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष से अगर पूछता है तो हम इसको 4 बताएंगे। x अक्ष से अगर P बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछेंगे तो 4 बताएंगे। ठीक है, और अगर y अक्ष से पूछता है तो 3 बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 14 सेंटीमीटर एक गोला होता है, गोले के बारे में बताता हूँ आपको। देखो जैसे गोला तो अपन इसको भी मानते हैं, सिक्का होता है ये भी गोल ही होता है। ठीक है, सिक्का होता है, गोल होता है। ठीक है, कई चीजों को हम, जैसे रिंग होती है कोई, उसको भी गोल बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गोल नहीं होती, वो वृत्त के आकार की होती है। ठीक है, अगर हम गोल बताएंगे तो गोल एक बॉल होती है यानी गेंद, वो एक गोल होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार हम गोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², ये होगा गोले का, जहां r बराबर क्या है, त्रिज्या। ठीक है, अगर गोले का आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना पूछ के गोले का आयतन पूछ ले,
गोले का आयतन, तो ये हो गया 4/, देखो गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई r, ठीक है। ये हमारे गोले का आयतन हो गया। अब हमसे पूछा गया है सिर्फ गोले का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, देखो 4। अब हमसे देखो यहाँ दिया गया है हमें, अगर गोले की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर है तो हमसे पूछा गया है तो 4 गुणा 22/7 गुणा r² यानी 14 गुणा 14, तो 7 से कटा 7 दूनी 14, ठीक है। 22 चौक 88, 88 गुणा 14 दूना 28। अगर इसको अपन गुणा करें और तो इसका मान आएगा 2464, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमसे पूछा गया था तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है 4πr², ठीक है। उसमें अपन ने r बराबर दे रखा था 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसमें पुट किया और ये हमारा गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2464 हमारे पास आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलन की ऊंचाई। देखो बेलन क्या होता है, जब मैं आपको बेलन समझाऊं, देखो बेलन क्या होता है, एक ड्रम के आकार का होता है बेलन, ठीक है। तो बेलन देखो ये हो गया, ये सिलेंडर कुछ भी मान लो आप, ये इसका ये हिस्सा हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मान लो बेलन ये क्या होता है, ये एक वृत्त बताया था मैंने आपको, ये तो ये वृत्त का जो परिधि होती है वो क्या होती है 2πr। अगर हम इसको ऊंचाई से गुना कर दें तो यानी ये हो गया 2πrh, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गोले का वो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया है, ठीक है। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो 2πrh प्लस, देखो एक गोला तो ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये, तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², ठीक है। अगर इसमें 2πr अगर हम कॉमन ले लें तो h प्लस r यहाँ और रह जाएगा, अर्थात ये है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमसे क्या पूछा बेलन का, तो बेलन का असंपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमसे पूछा गया है कि यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πrh बराबर हमें दे रखा है 968, तो r बराबर क्या हो गया यानी त्रिज्या क्या होगी, तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा h कितनी दे रखी है हमें 11 सेंटीमीटर बराबर, अगर 11 से काटेंगे तो देखो 11 8 88, ठीक है। 11 8 88 और 11 8 88, 8 बच जाएंगे तो 11 8 88, 22 चौक 88, 4 बार कट गया, फिर 2 से काटा 2 बार कट गया, यानी 7 दूनी 14, तो r बराबर कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र ये है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे रखा है 968, ठीक है। हमने इसमें वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास r यानी त्रिज्या कितनी आई 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एक वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात करो। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई गोला है, ठीक है, ये गोला है, ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये यहां से ये त्रिज्या होगी, ये हमारा चाप हो गया, चाप, ये क्या हो गया चाप हो गया, ठीक है, चाप। और यहाँ ये कितना अंतरित करना है 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, और चाप की और त्रिज्या कितनी है ये 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे, 14 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो चाप की जो लंबाई ज्ञात करते हैं, चाप की लंबाई ज्ञात करने का जो सूत्र है 2πr(θ/360 डिग्री। देखो 2πr तो पूरे गोले का, 2πr तो कितना हो गया पूरे गोले का, अब हमें कितना दे रखा 60 डिग्री, कितने में से 360 में से, तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपन 2 गुणा
गुणा 22/7 गुणा आर कितनी दे रखी है 14 गुणा थीटा 60 डिग्री बटे 360। तो ये काटा, ये 6 बार कट गया, ठीक है 6 बार कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये काटा 3 बार और ये काटा 2 बार, ठीक है 22 दूना 44 यानी 44/3। तो इस चाप की जो लंबाई आएगी 44/3 तो 14.67, क्योंकि चौथी 42.67, ये आ गया हमारे पास चाप की लंबाई। देखो चाप की लंबाई कितनी, ये यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि 6 मीटर ऊंचा कोई खंबा है, 6 मीटर ऊंचा कोई खंबा है, उसकी छाया कितनी है 2√3 मीटर उसकी छाया। यहां से ये देखो ये कोण हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये लगाएंगे अपन उसी सूत्र से जो हमने सूत्र बताया था LAL/K। तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना 6 बटे आधार कितना 2√3 और tan थीटा। तो देखो ये 3 से 3 काटा और ये कितना आ गया 3/√3। देखो इस 3 में कितना कितना छुपा हुआ है √3 गुणा √3 बटे 3 से 3 कट गया दोबारा। अब देखो tan थीटा में √3 किसका मान होता है √3। देखो tan थीटा में जब वो टेबल बनाई थी हमने तो उसमें tan थीटा में तो tan 60 डिग्री बराबर √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन किया है उसको अच्छी तरह से पढ़िए, जो पहले पार्ट में था वो भी अच्छी तरह से पढ़िए। यहाँ तक एक एक क्वेश्चन को हम तरीके से हल करके कर रहे हैं। तो दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें इसे, ताकि हर बच्चा इसे देख कर जा सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। जय हिंद दोस्तों।